नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज हम बात करेंगे अग्निपथ, अग्निवीर और उनकी अग्नि परीक्षा की। क्यों ये स्कीम और योजनाओं ने भारत के अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी है, खासकर युवाओं में, और इसका आफ्टर इफेक्ट हमें अभी हाल के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल तेज टिक्कू, भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसर, 1971 की लड़ाई के वॉर वेटरन, और उन्हें इन विषयों पर बहुत महारत हासिल है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार कर्नल साहब, मैं कर्नल तेज टिक्कू हूँ। मैं 1971 में फ़ौज में कमीशन हुआ था, 1st बटालियन नागा रेजिमेंट में। उस समय चूँकि हमारी सबसे यंगेस्ट रेजिमेंट थी तो हमारी बटालियन का नाम ही रेजिमेंट था, नागा रेजिमेंट। और 3 महीने कमीशन के बाद हम जंग में शामिल हुए, ऑपरेशन कैक्टस लिली। आपको मालूम है वो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस लिली। मेरी बटालियन ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉयड थी और पूरी युद्ध के दौरान हम उधर ही थे। और आपको मालूम होगा उस युद्ध में ईस्टर्न पाकिस्तान जो था वो आज़ाद कर दिया हमने, लिबरेट कर दिया, और तकरीबन 95,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को हमने कैप्चर किया। पाकिस्तान की बहुत भारी शिकस्त हुई और जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान फिर बांग्लादेश बन गया। तो बस उससे बाद मैं फ़ौज में रहा और मैं 2004 में फ़ौज से रिटायर हुआ। सर, मुद्दे पे आते हैं। जी, बात करते हैं अग्निपथ, अग्निवीर स्कीम्स की, जिनको कहा जा रहा था कि ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगी और सबको पसंद आएंगी। क्यों ये स्कीम लागू की गई और इनका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, अग्निपथ स्कीम जो थी, इसके पीछे इंटेंशन तो गवर्नमेंट का अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया। अग्निवीर स्कीम के पीछे 2 फंडामेंटल रीजंस थे। एक तो ये था कि भारत के फ़ौज की जो एवरेज एज है, और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एवरेज एज जो है काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू नेटो फोर्सेस या चाइना या पाकिस्तान भी। पाकिस्तान का जी हाँ। एवरेज एज 25 साल है, नेटो का 24 साल है, चाइना का 25 साल है, और हमारा 37 ईयर्स का था 2000 में। तो ज़्यादा उसमें ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा। एक तो इसको यूथफुल लुक देने के लिए ये कदम उठाया था, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा ज़रूरी जो सरकार के ऊपर सरकार ने जिस चीज़ को अपने दृष्टिकोण के अंदर जिसको ज़्यादा महत्व दिया वो ये था कि फ़ौज के अंदर उनका कहना है, जिसके खैर आंकड़े भी हैं, हालांकि उन आंकड़ों को ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, कि हर जवान जब आजकल के जो जो लागू था 2023 तक जो लागू था रूल, उसके मुताबिक कलर सर्विस 15 साल की होती है। तो 15 साल के बाद हर व्यक्ति जो रिटायर होता था तो उसको सबको पेंशन लागू था। और क्योंकि आपको पता है फ़ौज में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, तो इस वजह से आउटगो काफ़ी ज़्यादा था। तो अब थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक आंकड़े दे देता हूँ। सरकार का ये कहना है कि जो हमारा डिफेंस बजट है, हालांकि हमारा डिफेंस बजट तो 2% कभी गया ही नहीं जीडीपी का, और चाइना का कितना है, अमेरिका कितना का है, उसको चाइना का तो 7.5 है, और पाकिस्तान का भी हमसे ज़्यादा है, और यूएसए का तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से चूँकि हमारा डिफेंस बजट ही बहुत कम है, और उस डिफेंस बजट में सरकार का ये कहना है
कि जो हम डिफेंस मिनिस्ट्री को पैसा देते हैं, बजट अलॉट करते हैं हर साल का, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉर्मल डे टू डे रनिंग वगैरह के लिए तो और पेंशन वगैरह बांटने के बाद हमारे पास सिर्फ तकरीबन 27% पैसा बचता है। और उसी 27% में हमने नई प्रोक्योरमेंट्स करनी है, नया सामान खरीदना है, मॉडर्नाइज करनी है, ये सब करना है, जो कि काफ़ी नहीं है। और वो चाहते हैं कि ये पेंशन लायबिलिटीज़ ख़त्म करके हम वो पैसा फिर मॉडर्नाइजेशन के लिए लगा लें। ये फंडामेंटल रीज़न है, दो रीज़न जिसकी वजह से अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया। सर, यहाँ तक बात समझ में आती है कि रेवेन्यू बजट ज़्यादा है, आर्मी को यूथफुल लुक देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें थीं तो अग्निपथ स्कीम का विरोध नहीं होना चाहिए था। इसमें समस्या कहाँ आ रही? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है जिस प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें ही सबसे बड़ी समस्या है। दो तीन इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है, जो डिफेंस बजट में ये कह रहे हैं कि पेंशन पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो अगर आप देखेंगे पेंशन को, आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, उसमें सिविलियन जो हैं डिफेंस बजट से जो उनको तनख्वाह मिलती है वो कितना है, और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो सेटअप है तकरीबन 13 लाख के करीब है, वो उनको कैसा कितना पेंशन मिलता है। अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो लड़ने वाले लोग हैं उनको और इनके बीच में आप बहुत बड़ा गैप है। तो सिविलियन को जो पैसा मिल रहा है, जो पेंशन मिल रही है, उसको क्यों फौजियों के साथ मिलाया जाकर उसको प्रस्तुत किया जाता है? सही कहते हैं सर। डिफेंस यूनियन बजट को अगर हम देखें तो जब हम पेंशन देखते हैं, उस पेंशन के अंदर सिविलियंस की भी पेंशन को कैमोफ्लेज किया हुआ है। यही मैं कह रहा था। और आज तक उन्होंने कभी इस बात को उजागर नहीं किया कि डिफेंस सिविलियंस कितनी पेंशन उठा रहे हैं, जो कि हमेशा देखने में ऐसा लगता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग उठा रहे हैं। जी, तो मैं यहाँ ये पॉइंट तो मैंने कवर किया। तो इसका मतलब है जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनमें ही सबसे पहले एक पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों ने बोला कि भाई आप ये तो पता करो कि फौजियों को कितना पेंशन मिलता है और डिफेंस मिनिस्ट्री में जितने सिविलियंस हैं उनको कितना पेंशन मिलता है, वो किसी ने कभी क्लियरफाई किया नहीं। तो पहले ही अगर आप देखें तो पहले इशू पर ही समाधान नहीं हो रहा है, मतलब व्यू जो है बिल्कुल टोटली कंट्रेरियन है। तो सर, क्या लगता है कि कहीं एक तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को गिल्टी फील कराने के लिए कि ये आपकी वजह से इतना खर्चा हो रहा है और अभी आप इसे संभालें, कोई ऐसा नैरेटिव बनाया गया है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी देश जो है, कोई भी सरकार आर्म्ड फोर्सेस को गिल्टी मनाने के लिए काम कर रही होगी, मुझे तो नहीं लग रहा ये है। लेकिन डेफिनेटली जो ये बताया जाता है कि पेंशन में बहुत सारा पैसा जाता है तो उसी में सिर्फ सुधार करने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर पूर्ण विचार होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है। कई स्टेटों ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस करी है, उनके पास रिसोर्सेज कहाँ से हैं, तो वहाँ तो उन्होंने वापस करी है। और यहाँ जो पेंशन, देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। 1965 में जवान की कलर सर्विस 7 साल थी, उसको बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। फिर 1976 में जब 10 साल कलर सर्विस थी, कलर सर्विस का मतलब है वो कितना नौकरी कर सकता है, तो वो उसके बाद उसको 15 साल कर दिया गया। जब 15 साल नौकरी कर दी गई तो वो सब एलिजिबल हो गए पेंशन लेने के लिए, पेंशन के हकदार हो गए। सरकार को कम से कम इस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए कि जब आपने पूरी फौज को पेंशन के लिए हकदार बनाया, उसके पीछे क्या कंपल्शन है आपके। कम से कम अगर इस चीज़ का अध्ययन करते तो उनको पता चलता है। उसके पीछे एक ही मानसिकता थी
कि भारत में नौकरियों की कमी है, लोगों के पास हम आहिस्ता आहिस्ता से जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उसके बाद लोगों की जो एस्पिरेशंस वो बढ़ती गई, इकॉनमी ठीक करती गई। तो आपने ये जो बढ़ती हुई इकॉनमी का फ़ायदा सबको देने के लिए और उनके भविष्य को, फौज से निकलने के बाद उनके भविष्य को कुछ हद तक सुरक्षित करने के लिए आपने इस कलर स्कीम को 15 साल कर दिया ताकि पेंशन सबको मिले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जो ये अब किया गया, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा ध्यान, कई चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया। जी हाँ, अगर ये सारी कंपल्शंस थी तो अग्निपथ और अग्निवीर जैसा सरकार का कहना है कि ये टर्निंग पॉइंट साबित होंगी, ये विन विन सिचुएशन है, तो आखिर ये दोनों स्कीम्स जनता की और युवाओं की समझ में क्यों नहीं आई और इनका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या जो है, आपने पूछा कि लोगों के समझ में ये बात क्यों नहीं आई, समझाने की कोशिश ही नहीं की गई। आप कब समझाने की कोशिश की? देखिए, कोविड के दौरान तकरीबन 2.5 साल किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, आप आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में, वो वहाँ कोई रिक्रूट ही नहीं था, कोई ट्रेनिंग रोड थी, बंद थी ट्रेनिंग। तो अगर हर साल आपके पास 40-50 हज़ार जवानों की भर्ती होती थी तो आपने वो नौकरियाँ तो ख़त्म कर दी, क्योंकि 2.5 साल तो हुआ ही नहीं, कोई भर्ती नहीं हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई वहाँ पर। फिर जब आपने 22 के 2022 के बीच में ये फैसला किया और आपने 6 महीने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, मतलब जनवरी 23 को पहला बैच तकरीबन 19,000 भर्तियाँ करी आपने, तो आपने एकदम से इतना बड़ा फैसला इस आर्मी के ऊपर, जो 300 साल पुरानी आर्मी है, जिसके अपने ट्रेडिशंस हैं, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं और वो उस मुताबिक आगे चल रही हैं, आपने ये उसके ऊपर थोप दिया। तो एक इतना बड़ा फैसला, जिस आर्मी ने कभी देश को लेट डाउन नहीं किया, उसकी आकांक्षाओं के ऊपर वो खरी उतरी, वो 47-48 है या 65 वॉर है या 71 वॉर है या इतनी सारी इंसर्जेंसीज हैं, सियाचिन है, IPKF है, कितने सारे, बल्कि इंडियन आर्मी तो ऑपरेशनली सबसे कम्बैटिव फ्रंट आर्मी है, क्योंकि जिस दिन से हमको आज़ादी मिली उस दिन से अभी तक हम लड़ाई लड़ते जा रहे हैं और हमने कभी देश को लेट डाउन किया ही नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा गर्व की बात है। उसके ऊपर आप इतना बड़ा फैसला थोप देते हो और न आप किसी से मुझे नहीं पता किन किन से उन्होंने बातचीत करी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से उन्होंने मांगे थे सुझाव तो उन सुझावों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता, क्योंकि अल्टीमेटली तो इम्प्लीमेंट फौज ने करना है, अल्टीमेटली तो उसका खामियाजा सबसे पहले आर्मी को ही भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस चीज़ को अगर करना भी था तो इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से चलाना चाहिए था पहले, और पूरा इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए था राष्ट्र के अंदर। वो दोनों चीज़ नहीं हुई, इस वजह से इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि आपको पता है, ये एक अभी जो इलेक्शन हमारे ख़त्म हुए उसमें भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये। तो इसको ठीक तरह से न सोच विचार करके लागू किया गया, न एक वार्निंग से किया, न डिबेट करके हुआ। तो इस वजह से ये इतना बड़ा फासला जो था, मुझे लगता है ये शुरू से ही गलत था और गलत तरीके से इम्प्लीमेंट भी हुआ। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर हम बात करते हैं, देश की युवाओं की बात करते हैं जो आर्मी में एक रोजगार देख रहे हैं, एक कैरियर देख रहे हैं, वो क्यों विरोध कर रहे थे, वो सड़कों पर क्यों आए? देखिए, पॉइंट ये है, मैंने आपको ये पहला इशू तो मैंने बताया कि आर्म्ड फोर्सेस लेवल पर दे वर कम्प्लीटली टेकन बाय सरप्राइज, और शायद उनको भी नहीं पता था कि इसके क्या परिणाम कैसे होंगे। लेकिन बाहर जो इसका असर हुआ वो बहुत ज़बरदस्त है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, फौज में जितने भी लोग अभी तक, हमारी आर्मी जो है 300 साल पुरानी, कुछ यूनिट तो हमारे 350 साल पुराने हैं, तो वहाँ पर जो है एक सिस्टम चलता है कि भर्ती होती है और भर्ती के बाद जो जवान उसमें सिलेक्ट होता है
वो फौज में रहता है और आजकल के टर्म्स के मुताबिक 17 साल मिनिमम वो नौकरी करेगा। उसके बाद वो बाहर आएगा और उसको पेंशन मिलेगी। मतलब ये सिर्फ एक तो ये है सोशल सिक्योरिटी, उसके अपने फ्यूचर की जो है उसको सिक्योरिटी मिल गई। पहली कैरियर भी है ये। करियर है ये, जी हाँ। पहली चीज़ में सोशल सिक्योरिटी। दूसरा, उसके लिए एक करियर भी है, क्योंकि जितने भी लोग फौज में जाते हैं, कई उनमें से हजारों जो हैं वो प्रमोशन लेते 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 कॉनररी कैप्टन तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ। मतलब पूरी लाइफ उनकी फौज में निकल जाती है, तो उनको फिर दोबारा चिंता नहीं करनी है कि मुझे कौन सा दूसरा कैरियर पकड़ना पड़े। तीसरी बात यह है, फौज की यूनिफॉर्म हर एक व्यक्ति तो पहन नहीं सकता। वही पहन सकता है जो सिलेक्ट होगा, वही पहन सकता है जो देश के भिन्न भिन्न इलाकों में, हमारा बॉर्डर जो है 3,500 किलोमीटर चाइना के साथ है, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ तकरीबन 750 तो लाइन ऑफ कंट्रोल ही है। उसके बाद नॉर्मल बॉर्डर दीजिए 13,500 किलोमीटर हमारा कोस्ट लाइन है। तो बॉर्डर पर नौकरी करता है, वो देश की रक्षा करता है, वो यूनिफॉर्म पहनता है, मेडल पहनता है, तो उसके जो घर है उसका, और आम तौर पर ये रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उसकी इज्जत कितनी है। वो तो एकदम से जब वो सिलेक्ट होता है फौज में तो उसकी इज्जत तो 10 गुना बढ़ जाती है। और यही नहीं, वो नौकरी जब फौज में भर्ती होता तो वो एकदम से मिडिल क्लास में चला जाता है। जी हाँ। तो ये सब तो उससे छीन लिया गया। तो अब जब ये नहीं रहेगा उसके पास, तो ये उसके लिए तो एक डायमेंशनल प्रॉब्लम है ये। तो ये उसके लिए, उसके परिवार के लिए, और साथ में फिर उसको ये भी सोचना है कि अब मैं 4 साल के बाद क्या करूं। हमारा देश इतना विकसित नहीं है अभी, हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आपने पिछले 10 साल में 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लाकर मध्य वर्ग के बीच में डाल दिया, लोअर मिडिल क्लास में डाल दिया। लेकिन उनकी आकांक्षाएं तो बड़ी है ना, वो कम तो नहीं हुई। और फौज की नौकरी, एक सरकारी नौकरी, एक सिक्योर फ्यूचर, उस पर जो आपने सेंध लगाई, उससे ये प्रॉब्लम खड़ा हो गई, इसका विरोध हो गया। आपने देखा होगा ट्रेनें जला दी लोगों ने, क्या क्या किया लोगों ने, क्योंकि यूथ ने सोचा कि अब मैं अगर सिलेक्ट भी होगा इतनी मेहनत से, और अब आजकल के युग में फ़ौज में भर्ती होने के लिए इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो 4 साल के बाद कहाँ जाएगा। अच्छा, यही समस्या नहीं है। देखिए, हमारे देश में कई सारे ऐसे, खासकर नॉर्थ इंडिया में, मैं आपको हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी, बिहार के नॉर्दर्न भाग, इसमें कई सारी फैमिलीज़ हैं जो, उनके लिए गर्व की बात है कि उनकी फैमिलीज, उनके परिवार से एक व्यक्ति फौज में है या 2 हैं या सब भाई फौज में है। अभी आपने देखा होगा, मैं अभी इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पास आउट हुआ कुछ दिन पहले, वहाँ एक कैडेट जो अभी कमीशन हुआ वो 5th जनरेशन है। जी हाँ। उसका ग्रेट ग्रैंडफादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, उसका ग्रैंडफादर इंडियन आर्मी में था, उसका फादर आर्मी था और शौर्य चक्र था, और अब ये। तो जनरेशन्स के जनरेशन फौज में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सम्मान की बात है, उनके लिए ये फैमिली ऑनर को प्रोटेक्ट करने की बात है। अब उनके लिए भी आपने मतलब उनका तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। उनके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है ना, ये नौकरी तो वो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फैमिली ट्रेडिशन को वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसकी समस्या है। और अगर हम समझते हैं नहीं ये तो इतना ज़रूरी नहीं है, फैमिली ट्रेडिशन क्या होता है, ये मेरे ख्याल से ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। उनके लिए वो क्या माने रखता है वो उन्हीं से पता चलेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक में, और इसके फिर गलत परिणाम भी आ गया इलेक्शन में, लोगों ने दिखा भी दिया। ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फौज में लोग जाते हैं, और इस बार सीकर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रत्याशी इलेक्शन जीत गया। तो नाराजगी की वजह से, इसलिए ये एक तो ये। दूसरा, चलो हम इसको भी नज़रअंदाज करते हैं, आगे हम देखते हैं कि आप उनके लिए क्या होता है। उनको बोलते हैं जी 4 साल के बाद आपको 11.5 लाख या 12 लाख रुपया आपको मिलेगा, ठीक है।
आप 12 लाख रुपया एक जवान को देते हो जो मेरे ख्याल से 24 या 25 साल का होगा, वो बाहर आता है। क्या हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो 12 लाख रुपए लेकर कुछ शुरू कर सकता है? ऐसा नहीं है। बाकी विदेशों में जहाँ कंस्क्रिप्शन है, जहाँ हर एक को जाना पड़ता है फौज में, वहाँ तो मजबूरी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी है, दे आर सो वेल डेवलप्ड कि वहाँ पर फौज में ही नहीं कोई आना चाहता है। या देश की मजबूरियाँ जैसे इजराइल में है, वहाँ पर ट्रिपल ड्यूअल रोल होता है हर इंडिविजुअल का। फौज में भी होता है, वो इंजीनियर भी होता है, स्पेस भी चलाता है, साइंटिस्ट भी है एग्रीकल्चर फील्ड में। लेकिन हमारे देश में तो ऐसी स्थिति है ही नहीं। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी है, सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी है। और वॉलंटियर आर्मी में क्यों लोग आते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो सिक्योर है, इज्जत वाला है, मेरी फैमिली की मदद की जाएगी। अगर मैं मार्टियर भी, अगर मैं शहीद भी हुआ तो मेरी फैमिली की मदद की जाएगी। मेरा सर, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एक अग्निवीर 4 साल सर्विस करेगा, जिसमें उसका ट्रेनिंग पीरियड शामिल है, और उसी के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करेगा और उसके बाद वो बाहर आ जाएगा। क्या ऑपरेशनल रोल को देखते हुए और जिस तरीके से फौज की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमिटमेंट्स हैं और उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस की रिक्वायरमेंट है, क्या 4 साल की नौकरी पर्याप्त है? देखिए, एक हमारा बहुत बड़ा भारत के जो भारत को चलाने वाले लोग हैं, उसका एक सबसे बड़ा, मुझे लगता है एज एन आर्मी मैन, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ है कि जिन लोगों के फ़ौज के बारे में पता नहीं है, वो फ़ौज के ऊपर डिसीजन लेते हैं और फ़ौज की तरफ से जो सजेशन आते हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं। ये हमेशा से यहाँ रहा है और ये सिस्टम चलता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर रखा भी होगा इस डिसीजन में, या कहीं पहले भी डिसीजन हुए उसमें आर्मी लूप में थी, आर्म्ड फोर्सेस लूप में थे, अगर थे तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की थी और उनके ऊपर कितना अध्ययन किया गया, ये भी किसी को मालूम नहीं। बल्कि अभी जनरल नरवाने साहब की जो पुराने चीफ थे, उनकी किताब लिखी है, तो उन्होंने इस विषय में लिखा है, और वो किताब तो अभी तक पब्लिश सरकार ने होने नहीं दी। उसमें उन्होंने शायद ये लिखा है कि भाई मैंने तो टूर ऑफ ड्यूटी बोला था कि फ़ौज कैसे काम करती है, उसके लिए यूथ को जाना चाहिए, हर साल एक आधा साल वहाँ पर बिता करके देखे, ताकि बाहर आकर वो डिसिप्लिन सोसाइटी बना ले, कंट्रीब्यूट करे हमारी सोसाइटी को डिसिप्लिन करने के लिए, देशभक्ति सिखाने के लिए। लेकिन ये इसका क्या मीनिंग निकाला गया, क्या मतलब निकाला गया कि अग्निवीर स्कीम लागू की गई। अब देखिए, हम सब फौज में रहे, आप भी फौज में रहो, हमने भी 3.5 दशक फौज में गुजारे। एक जवान को एक यूनिट के अंदर उसको जेल करना, उसको यूनिट के इथॉस के अंदर मिक्स करना, ये बहुत ही बड़ी समस्या होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूनिट का इथॉस, वहाँ की ट्रेनिंग, वहाँ का एक साथ रहना जुलना, एक्सरसाइज करना, ट्रेनिंग करना, ऑपरेशन में जाना, ये सब चीज़ें जो हैं 5, 6, 7 साल के बाद उसके अंदर आप एक सक्षम एक जवान बनाते हो। एक तो ये है मेंटल एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ये मेंटल है, उसका मोरल कैसे आप ऊंचा करते हो, उसका अपने यूनिट के प्रति इज्जत की भावना उसके अंदर कैसा पैदा करते हो, ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पुराने ज़माने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने अगर 5-6 हफ्ते की ट्रेनिंग करी और उसको एक बोल्ट राइफ़ल चल 303 सिंगल शॉट बोल्ट राइफ़ल चलाने की उसको ट्रेनिंग दी, तो वो ठीक था। लेकिन आजकल के युग में इन्फेंट्री में, जहाँ कि सबसे कम हथियारों को, मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप इन्फेंट्री में सबसे कम मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल होता है, फिर आर्टिलरी होती है, फिर टैंक होता है, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी में गन्स होते हैं, एयर डिफेंस, फिर एयर डिफेंस। आजकल तो नई नई चीज़ें आई हैं। ये तो एक आर्मी की है, फिर आप एयरफोर्स में देख लीजिए, फिर आप नेवी में, वहाँ तो और ही आधुनिक मॉडर्न हथियार आ रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट आ रहे हैं, मॉडर्न मशीन्स आ रही हैं। तो आप एक जवान को इतने सारे मॉडर्न इक्विपमेंट को हैंडल
कैसे करवा सकते हैं अगर उसने सिर्फ 4 साल ही रहना है? वो छुट्टी कब जाएगा, उसकी ट्रेनिंग कब होगी, वो उसमें एक्सपर्ट कब बनेगा? मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है एक टैंक चलाने वाले को ड्राइवर से लेकर गनर से लेकर कितनी सारी समस्याएं होती हैं। और ये फिर आप ये तो जनरल आर्म्स की बात है, फाइटिंग आर्म्स की बात है। आप उनको सपोर्टिंग आर्म में ले लीजिए, ईएमई में ले लीजिए। जिस व्यक्ति ने टैंक को रिपेयर करना है वो क्या 4 साल में कितना सीखेगा? वो आपने एयरक्राफ्ट को सर्विस करना, कितना सीखेगा वो 4 साल में? तो मुझे लगता है कि सरकार ने इन सब चीज़ों का बिल्कुल उनको नज़रअंदाज किया और एक दो विषयों के अपना पूरा अटेंशन फोकस करके ये स्कीम लाई है, जो कि ठीक नहीं है। अग्निपथ स्कीम को चलाने के लिए हम सभी को आश्चर्य हुआ कि सरकार ने अग्निवीर नाम का एक रैंक बना दिया। आज हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस में अग्निवीर है और दूसरी तरफ है सिपाही, सोइलर और एयरमैन। क्या ये चीज़ उचित थी? आपने आर्मी के अंदर या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर दो कंपार्टमेंट्स बना दिए, जबकि दोनों का रोल एक सेट जैसा है। तो क्या अग्निवीर बनाना जरूरी था? देखिए, मैं तो शायद इसमें 4-5 साल के बाद हमें ये पता चलेगा कि इसका यूनिट लेवल में कितना असर पड़ रहा है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखें, जिस जवान को मालूम है कि मैं 4 साल में निकल रहा हूँ फौज से, ये सीधी सी बात है, उसकी कमिटमेंट अपने यूनिट के प्रति कमिटमेंट क्या होगी? ये तो ये एक ह्यूमन रिएक्शन है किसी भी चीज़ के लिए। आपने जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन है ऑफिसर्स के लिए, हमने खुद ही देखा है, जिस व्यक्ति को जिसने फैसला किया था कि 5-4 साल के बाद निकलूँगा, या तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे परमानेंट कमीशन के लिए। एटीट्यूड में ही फ़र्क आ जाता है। तो मैं मानता हूँ कि एक कमांडिंग ऑफिसर के लिए जब उसके पास अग्निवीर आ जाएंगे, उस अग्निवीर को मोटिवेट करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सीधे 2 क्लास बना लिए। एक अग्निवीर है जिसके दिल में ये बात है कि अब मुझे तो 4 साल के बाद निकालेंगे, और दूसरा है जो परमानेंट सोल्जर है, जिसकी पूरी उधर एक एक जगह बनी है और जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है यूनिट की एफिशिएंसी में। तो दोनों के बीच में अंतर तो है, और दोनों के बीच में इस अंतर्विरोध को कैसे कमांडिंग ऑफिसर आजकल संभाल पा रहे हैं, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और इसके ऊपर भी अध्ययन होना चाहिए। अग्निवीर स्कीम की जो खामियां हैं सर, हमने डिस्कस की। अब अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के साथ किया क्या जा सकता है? सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट एक्टिवली विचार कर रही है कि इसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे, और ऐसा कहना है कि जो उनके घटक दल हैं चुनाव में, जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, उनकी भी ये डिमांड है। और सुनने में आ रहा है कि इंडियन आर्मी एक प्रपोजल भी दे रही है। तो आखिर इस स्कीम को साल्वेज करने के लिए आपकी समझ से इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी समस्या जिसके विषय में हमने शायद अभी तक बात नहीं करी, वो ये है कि 4 साल के बाद जब एक जवान बाहर निकलेगा, उसके लिए, उसके रीसेटलमेंट के लिए क्या प्रावधान किए हैं आपने बोला है 10% CP सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर जाएंगे, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जाएंगे, कुछ अपने प्राइवेट सेक्टर को बोला। लेकिन ये चीज़ें चलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे 5th कमीशन में तो बिल्कुल क्लियरली ये बताया गया था कि क्योंकि फ़ौज के जवान वगैरह जो यंग एज में रिटायर होते हैं तो उनको CAPFM में जाना चाहिए। लेकिन कितने गए, क्योंकि उनके अपने अपने कायदे हैं, अपने नियम हैं रिक्रूटमेंट के, ये चली नहीं। तो ये अग्निपथ स्कीम की कारण कोई भी हो, रिव्यू करने के लिए इच्छुक है,
और आर्मी ने ऐसा कोई प्रपोजल भी जल्दी देने वाली है। आपका क्या सुझाव होगा कि अग्निपथ स्कीम में क्या सुधार लाए जाएं ताकि ये सारे स्टेक होल्डर्स को पसंद आए और मान्य हो? देखिए, मैं मानता हूं कि न हमारे आर्म्ड फोर्सेस और न हमारा देश, जहां से हमारी रिक्रूटमेंट होती है, हमारा यूथ उसमें शामिल है, मुझे नहीं लगता है वो दोनों ये इंस्टीट्यूशंस अग्निपथ स्कीम के लिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार हैं। देश की परिस्थितियाँ ऐसी है, सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी है, इंडियन आर्मी की एफिशिएंसी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, ऑपरेशनल रेडीनेस को कायम रखने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि अगर इस चीज़, तो लोग तो ये कह रहे हैं जी इसको थोड़ा ट्वीक कीजिए, थोड़ा बदलाव लाइए इसमें, तो ये स्कीम अच्छी है। मैंने इतना गहरा अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपको ये स्कीम रखनी ही है, कुछ और भी मजबूरियाँ हो सकती हैं आपको जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही हैं, तो अगर आप 75% अग्निवीरों को फौज में रखेंगे, सिर्फ 25% वापस आएंगे फौज से, 4 साल के बाद सिविल स्ट्रीम में आ जाएंगे, और 75% आप एब्जॉर्ब करेंगे, शायद ये एक समाधान हो सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप भी थोड़ा कुछ पैसा, इतना ज़्यादा नहीं, कुछ पैसा तो आप बचा पाएंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पूरी स्कीम वापस नहीं लेनी पड़ेगी, और 75% जो नए जवान हैं, अग्निवीर हैं, वो फौज में परमानेंटली रहेंगे। तो उससे फौज की जो यूनिट की एफिशिएंसी है, यूनिट की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, यूनिट की जो स्टेबिलिटी है, उसका एस्पिरेट जो कोर है वो कायम रहेगा इस चीज़ से। इससे भी बेटर सोल्यूशन ये है कि अगर आप यू डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनी, मतलब आप इसको एक प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाएंगे और आप देश की स्थिति को देखते रहेंगे, अगले 15 से 20 साल तक मुझे लगता है हमारे देश की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसी होगी कि आप ये अग्निवीर जो आपके निकल रहे हैं, 75% अग्निवीर जो आपके निकलेंगे, वो आर्थिक दृष्टि से वो सिविल सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर या तो आप इसको ऐसे ट्वीक कीजिए कि 75% रिटेन कीजिए, इसलिए 25% बाहर निकलेंगे, या इससे भी बेटर सोल्यूशन है कि 15 से 20 साल तक इस स्कीम को आप स्थगित कीजिए, गहरा अध्ययन कीजिए, सोसाइटी में सोशल लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत एक डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिए और तब तक इसको स्थगित कीजिए। नॉर्मल प्रोसेस जो हमारी रिक्रूटमेंट की है उसी को आप चलाइए।